गॉस के प्रमेय की उपपत्ति करेंगे। गॉस का प्रमेय, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी लगा लीजिएगा आप लोग। लगभग हर साल बोर्ड में पूछता है और कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही में पूछेगा, किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लेता है। और गॉस के प्रमेय की उपपत्ति हम करेंगे तो देखिए हमको लिखना क्या है। आपको पता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर उपस्थित Q आवेश है तो इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस आवेश का 1/ε0 गुना यानी कि Q/ε0 होता है। हम फाई E बराबर Q/ε0 ही प्रूफ करेंगे, ठीक ना। प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और आप ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, हमारी बात सुनेंगे, कंसंट्रेशन में रहेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। यहां कोई अनियमित आकार का हम एक पृष्ठ लेते हैं, ठीक। अभी है अनियमित आकार का, थोड़े समय के लिए मान के चलिए अनियमित आकार का है ये। यहां एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पर हम एक +Q चार्ज लेते हैं। देखा जाए तो इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश दिख रहा है, कितना, +Q। बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक +Q आवेश है। इससे r दूरी पर हम एक छोटा सा r दूरी पर एक छोटा सा हम क्षेत्रफल लेते हैं। ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है इस बंद पृष्ठ के ऊपर, बात नहीं करेंगे। और मैं मान के चलता हूं कि इसको पॉइंट O मान के चलिए, और r दूरी पर इस, देखिए ये अनियमित आकार का बंद पृष्ठ है। और हम आपको लॉजिक बताए हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर आयतन होता है, ये अनियमित आकार का है, परफेक्ट गोला नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इसके अंदर स्पेस है, जगह है, ठीक ना, इसके अंदर आयतन है। और हम इसी पृष्ठ पर, आप कल्पना कीजिए कि यहाँ एक अनियमित आकार का पृष्ठ है और इसी पृष्ठ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं और इस क्षेत्रफल को हम dA मान के चलते हैं। एक बात और समझिएगा, ये क्षेत्रफल dA का हम क्षेत्रफल सदिश लिखेंगे तो किसी भी समतल का क्षेत्रफल सदिश लिखने के लिए आप क्या करते हैं, उस समतल के अभिलंबवत एक रेखा खींचते हैं। हम इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक रेखा खींचेंगे, ठीक ना, और ये 90 डिग्री का, इस वाले पृष्ठ के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसे हम वेक्टर dA कहेंगे। अब ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। पहले इसका परिमाण कितना था, केवल dA था, लेकिन इसे सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो इसी समतल के अभिलंबवत जो रेखा खींचते हैं वही उस समतल के क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। एक चीज आपको यह भी बताए थे कि धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होती है, यानी कि धन आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होगी और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को थोड़े समय के लिए हम E मान के चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है और ये क्षेत्रफल जो लिए हैं ये भी एक सदिश राशि है। और देखा जाए तो यहाँ दोनों सदिशों के बीच कुछ कोण बन रहा है जिसको हम अभी मान के चल रहे हैं थीटा। सही है। आपको एक लॉजिक बताए थे कि किसी छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर d। पहला रूल तो यही है, क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स निकालने का पहला रूल ये है और दूसरा गॉस ने बताया था, ठीक ना। तो हम पहला वाला रूल लगाए हैं कि इस छोटे से क्षेत्रफल से, क्योंकि देखिएगा ये धन आवेश है, वैद्युत बल रेखाएं इससे दूर निकलेंगी तो ये वैद्युत बल रेखाएं हम तो एगो बनाए हैं, यहाँ बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो इस पृष्ठ को क्या करेंगी, पार करके बाहर निकलेंगी। और जैसे इस पृष्ठ को वैद्युत बल रेखाएं पार करके बाहर निकलेंगी तुरंत उसको क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स हो करके गुजरेगा, तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E और इस क्षेत्रफल सदिश dA का दोनों का जब अदिश गुणा करेंगे तो इस छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चलेगा। एक बात और, पहले चैप्टर में हम पढ़ाए थे कि एक बिंदु आवेश है +Q चार्ज है, तो इस बिंदु आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 और Q बाई क्या होता है, r² होता है। अगर हम इस +Q आवेश के कारण r दूरी पर हम इस जहां क्षेत्रफल लिए हैं r दूरी पर इस बिंदु पर अगर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो लिखते हैं E बराबर
1/4πε0। आवेश कितना था Q, कितना डिस्टेंस पर लिख रहे थे R, तो Q/r²। सही है। अब देखिएगा इस मान को अगर उठा के हम यहाँ E की जगह रखेंगे, क्योंकि E का मान हमको पता चल गया है कि इस क्षेत्रफल से कितना वैद्युत क्षेत्र है, तो वो मान हमको पता चल गया। तो अब लिखेंगे d फाई E बराबर वेक्टर। अच्छा एक बात और, जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट तोड़ते हैं, ठीक ना, तो एक सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण और इनके बीच का कोण cos थीटा लिखते हैं। यानी कि वेक्टर E डॉट dA बराबर हम E dA cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसमें E का मान हम रख सकते हैं कितना, 1/4πε0 Q/r² इंटू dA, और क्या होगा cos थीटा। इसे हम ऐसे लिखें d फाई E बराबर Q/4πε0, और Q को यहां ले लिया, ऊपर dA cos थीटा बचा हुआ था और नीचे r²। हम dA cos थीटा बाई r² से कोई बताएगा क्या है ये dA cos थीटा बाई r²? जी घनकोण है। वेरी गुड। अगर आप इस पृष्ठ के सभी परिधि को आप इस पॉइंट से मिलाएंगे तो जो यहाँ कोण बनेगा, ठीक ना, वो क्या होगा, घनकोण होगा। और इस घनकोण को d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और जो हम इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल लिए थे dA, वो वास्तव में इस पृष्ठ पर नहीं है, ये पृष्ठ से बाहर है। जब उसका वियोजन करेंगे तो उसका एक प्रक्षेप dA cos थीटा, या इसकी परछाई जो उसके पृष्ठ पर पड़ेगी, ठीक ना, तो वो dA cos थीटा होगा। और dA cos थीटा बाई r² को हम d ओमेगा, हम तत्काल बताए थे कि इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब हम गॉस के प्रमेय की को प्रूफ करेंगे तो हमें उसका यूज पड़ेगा। यहाँ जो अभी हम इस फिगर को आप ऐसे इस लाइन को आप थोड़ा सा ऐसे लेके आइए, ठीक ना, यानी कि देखने पे ये पता चल रहा है कि ये पृष्ठ से क्या था, क्षेत्रफल बाहर था। और जैसे ही आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से इसकी परछाई बनाएंगे तो dA cos थीटा जो अनियमित आकार का, ये अनियमित आकार का पृष्ठ लिए हैं, उसके पृष्ठ पर इसका एक भाग dA cos थीटा पड़ेगा। और देखिए उसका वियोजन करके, सदिशों का ही वियोजन होता है, ठीक ना, तो dA का एक वियोजन dA cos थीटा होगा जो इस पृष्ठ पर पड़ेगा, और dA sin थीटा जो होगा उस पृष्ठ से क्या हो जाएगा, बाहर। और बाहर वाले को मान्य नहीं करते हैं। हम तो आपको बताए थे कि अगर यहाँ कोई गोला ले लीजिए और उस गोले के पृष्ठ पर ऐसे कल्पना करिए कि यहाँ एक फुटबॉल है, और फुटबॉल के बाहरी पृष्ठ पर, ऊपरी पृष्ठ पर आप एक अनियमित आकार का क्षेत्रफल लीजिए और उसके परिधि को आप उस फुटबॉल के सेंटर से मिलाएंगे तो यहाँ जो घनकोण बनेगा, शंकुनुमा जो कोण बनता है, उसी को क्या कहते हैं, घनकोण। तो ये क्षेत्रफल कहाँ होता है, उस पृष्ठ पर होता है। और यहाँ जो dA था ये पृष्ठ पर नहीं था, तो उसका वियोजन dA cos थीटा या उसकी परछाई dA cos थीटा उस पृष्ठ पर पड़ेगी, तब हम dA cos थीटा बाई r² लिखेंगे। अब आगे लिखते हैं, परंतु हमें पता है कि dA cos थीटा बाई r² घनकोण d ओमेगा होता है। तब वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर Q/4πε0, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, d ओमेगा लिखेंगे। अब सुनिएगा, हम छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं। अगर हम इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो लिखते हैं पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसे हम फाई E माने तो तरीका आपको पता है, क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। कैसा पृष्ठ था, बंद पृष्ठ था तो क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे। खाली पृष्ठ था क्या, नहीं, बंद पृष्ठ था, इसके पास आयतन था तो क्लोज। अगर ये सिंपल एगो पृष्ठ रहता, जैसे एगो कागज का पेज की तरह रहता, तब हम खाली इंटीग्रेशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ बंद पृष्ठ है, उसके अंदर एयर भरा हुआ है या स्पेस है, तो हम क्लोज इंटीग्रल लगाते हैं। ये बताता है क्लोज इंटीग्रल कि आप जिस पृष्ठ का समाकलन कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र में, वह पृष्ठ बंद पृष्ठ है। और जैसे ही ये हटा देते हैं, खाली इंटीग्रेशन लिखते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि जो भी वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ लिया गया है वह सिंपल एक पृष्ठ ही है, उसके पास आयतन नहीं है। तो यहाँ बंद पृष्ठ है तो क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे और इसी का हम समाकलन करेंगे Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। देखिएगा इंटीग्रेशन का एक तरीका होता है कांस्टेंट, नियत संख्याओं का कभी समाकलन नहीं होता है। अगर हम चार्ज Q रख दिए थे तो चार्ज को तो हम बदलेंगे नहीं, तो Q फिक्स है
4 एक शुद्ध संख्या है, पाई एक शुद्ध संख्या है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता ये भी फिक्स है जिसका मान 8.85 में 10 की पावर माइनस 12। अब बच जाएगा डी ओमेगा, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 बचेगा क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। और सुनिएगा, अगर पूरे पृष्ठ के कारण इसके केंद्र पर आप क्या लिखेंगे, घनकोण का मान लिखेंगे, तो हम आपको बताए थे कि गोला चाहे छोटा हो चाहे गोला बड़ा हो, उसके केंद्र पर बने हुए घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ठीक ना। तो हम इस पार्ट को यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर लिखते हैं, ये था फाई ई बराबर क्यू अपार 4 पाई एप्सिलॉन 0, एक बार रिपीट करके लिखते हैं डी ओमेगा। और डी ओमेगा का हम क्या करेंगे, सबका योग करेंगे तो टोटल घनकोण आएगा। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 4 पाई लिख सकते हैं, ठीक ना। थोड़े समय के लिए उसे आप गोला मानेंगे, तो पूरे गोले के कारण, पूरे पृष्ठ के कारण इसके केंद्र पर बना हुआ घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। जैसे वृत्त छोटा हो या वृत्त बड़ा हो, उसके केंद्र पर हमेशा, पूरे वृत्त के कारण उसके केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, वैसे गोलाकार पृष्ठ के केंद्र पर हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन का कोण बनता है। तो यहाँ 4 पाई रखेंगे। अब फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और उसकी जगह पर 4 पाई रखेंगे। 4 पाई से 4 पाई कटा, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या निकल के आया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। और यही क्या था, यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है, प्रूफ हो गया ये, ठीक ना। यानी कि गॉस ने बोला था कि अगर किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर क्यू चार्ज है, तो इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अगर ये धन आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं जब इससे बाहर निकलेंगी, दूर निकलेंगी, तो ये नियमित आकार का पृष्ठ रहे चाहे अनियमित आकार का पृष्ठ रहे, ये वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ को भेद करके बाहर निकल रही हैं, इस पृष्ठ के पार निकल रही हैं। और जैसे ही किसी पृष्ठ के वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये हुआ क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यही गॉस का प्रमेय था जिसे हम प्रूफ किए हैं अभी। तो सुनिएगा, यहाँ पहले हम एक अनियमित आकार का पृष्ठ लिए थे, यहाँ पॉइंटों पर एक प्लस क्यू आवेश रखे थे, इससे आर दूरी पर हम एक क्षेत्रफल लिए जिसका क्षेत्रफल डीए था। इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश लिखने के लिए इस क्षेत्रफल के इस समतल के अभिलंबवत एक रेखा खींचेंगे, ये वेक्टर डीए हो गया। धन आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीए के बीच में कुछ कोण बना, थोड़े समय के लिए थीटा मान लेते हैं। हमें नियम पता है कि अगर किसी छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है डी फाई ई, तो इस पृष्ठ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का हम अदिश गुणा डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस वाले क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता चलेगा, डॉट प्रोडक्ट तोड़े ई डी ए कॉस थीटा लिखे हैं। और हम बताएं कि ये प्लस क्यू चार्ज था, आर दूरी पर किसी बिंदु पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। इसी मान को उठा के ई की जगह पर रख दिए, इसमें डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। बता रहा था कि ये पृष्ठ इस अनियमित आकार के पृष्ठ पर जो ये छोटा क्षेत्रफल लिया गया था, उसका डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर उसके सेंटर पर घनकोण बना रहा था, जिसकी जगह पर हम डी ओमेगा ट्रांसफर किए हैं। हम तो अभी एक छोटे से क्षेत्रफल से निकाले हैं, हमको पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम इसी का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन में जो कांस्टेंट होता है उसका समाकलन नहीं होगा, यानी कि क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, डी ओमेगा का समाकलन होगा। मतलब अगर ये वाला छोटा डी ओमेगा, तो फिर एक छोटा सा डी ओमेगा, ऐसे पूरे पृष्ठ को कवर करेंगे। तो किसी भी इसके पूरे पृष्ठ को कवर करेंगे तो केंद्र पर कितना स्टेरेडियन का कोण बनाता है, 4 पाई। यहाँ डी ओमेगा की जगह पर हम 4 पाई रखे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और यही क्या था, गॉस का प्रमेय था।